हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और आज पढ़ेंगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उससे जो हमें डायग्राम मिलता है उसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जब हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे वर्कशॉप में जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट के लिए हम जो स्पेसिमेन लेते हैं हम माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेते हैं और ये माइल्ड स्टील का एक नमूना लिया और इस पर लोड अप्लाई किया। तो जो ये टेस्ट है इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होगी और उस मशीन का नाम जिस पर हमने ये टेस्ट किया उस मशीन का नाम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन था। जब हम लोड अप्लाई करेंगे और इस पर ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेंगे तो जो लेंथ इंक्रीज होगी। जितना हम लोड को इंक्रीज करेंगे लेंथ भी उतने ही इंक्रीज करेगी और जो लेंथ इंक्रीज करेगी उसे हम डेल एल से डिनोट करते हैं और इसी डेल एल को हम इलोंगेशन कहते हैं। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम इनिशियल में दो पैरामीटर मेजर करते हैं और वो दो पैरामीटर लोड P और डेल एल इलोंगेशन है। जो दो पैरामीटर हमने इनिशियल में मेजर किए वो लोड और इलोंगेशन है। लोड से हमें स्ट्रेस मिल जाएगी। जब हम लोड को मेजर करेंगे तो लोड से हमें स्ट्रेस मिल जाएगी। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो लोड है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि अप्लाइड लोड के बराबर ही हमारे जो स्पेसिमेन है या वर्कपीस में है इस अप्लाइड लोड के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होती है। तो यहाँ से P अपॉन A हमें स्ट्रेस मिल जाएगा और इलोंगेशन से हमें स्ट्रेन मिल जाएगी। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जो इनिशियली पैरामीटर थे वो थे लोड और इलोंगेशन। उससे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड करते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड करके उनके बीच एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसी ग्राफ को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो इनिशियली मेजर्ड पैरामीटर है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 लोड और नंबर 2 इलोंगेशन। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है वो किस टेस्ट का डायग्राम है, तो वो टेंसाइल टेस्ट का डायग्राम है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इससे आगे हम स्ट्रेस लोड लगाने पर बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी डेवलप हो रही है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जितना ही हम लोड बढ़ाते जाएंगे बॉडी में इलोंगेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना लोड बढ़ाएंगे इलोंगेशन भी उतनी बढ़ती जाएगी। एक तरफ लोड ले लेते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन एंड कोऑर्डिनेट्स लोड को हम ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे। पहले 1 न्यूटन लगाएंगे। 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर हमें y1 स्ट्रेस मिली और जो स्ट्रेन मिली वो हमें x1 मिली और इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा y1 x1। फिर हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। जो स्ट्रेस मिलेगी y2 एंड x2 स्ट्रेन और कोऑर्डिनेट्स y2 x2। 3 न्यूटन फोर्स लगाने पर y3 स्ट्रेस मिलेगी और x3 स्ट्रेन कोऑर्डिनेट्स y3 x3। इसी प्रकार 4 न्यूटन फोर्स लगाने पर y4 एंड x4 कोऑर्डिनेट्स y4 x4। इसी तरीके से जब हम लोड को 1-1 न्यूटन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसे हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना कहते हैं और इसे हम बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम लिमिट तक। और जब तक कि जो हमने स्पेसिमेन लिया था माइल्ड स्टील का, जब तक कि वो उसमें फेलियर पैदा ना हो जाए तब तक हम इस लोड को बढ़ाते रहेंगे अप टू द फेलियर तक हम लोड बढ़ाते रहेंगे। और जो भी हमें स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू मिलती रहेगी उसे हम नोट करते हैं और इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू से जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमें उसी को हम ग्राफ में ड्रॉ करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिलता है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। हम अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे हम स्ट्रेस को लेते हैं और x एक्सिस पे स्ट्रेन एप्सिलॉन एंड स्ट्रेस सिग्मा। जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो हमें टेंसाइल टेस्ट के दौरान 5 कोऑर्डिनेट्स मिले थे और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वही डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहलाता है। हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे इसे हम नंबर दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये हो जाएगा सी एंड डी एंड ई और लास्ट पॉइंट एफ। जो ओ और ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। और जो बी पॉइंट है इसे हम बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं और सी पॉइंट को
अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, और डी पॉइंट को लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं, और ई पॉइंट को हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, और एफ को फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। अब ये जो हमें 6 पॉइंट मिले हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट है जो हुक साहब ने लॉ दिया था, प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके अंदर स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। और ये जो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वहां तक इस कर्व की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी। और जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक जो हमारे पास स्पेसिमेन है माइल्ड स्टील का, अगर हम लोड लगाते हैं बी पॉइंट तक तो बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होगी, और जो डिफॉर्मेशन है अगर हम लोड को रिमूव कर दें तो डिफॉर्मेशन भी गायब हो जाएगी, डिफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाएगी। इलास्टिक पॉइंट तक जो भी हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो डिफॉर्मेशन आ रही है, अगर हम लोड हटा दें तो डिफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाएगी। और सी पॉइंट जो है यील्ड पॉइंट, बी पॉइंट के बाद अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, बी पॉइंट के बाद बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी, और अगर हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रिमूव नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन बी पॉइंट के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ए से बी तक है हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड है। अगर आप कहोगे कि जो ए और बी का कर्व है वो स्ट्रेट नहीं है, फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा कि जो हुक साहब ने हमें लॉ दिया था, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इलास्टिक लिमिट तक। तो ये हुक साहब का लॉ था, तो आप कह रहे हो कि ये गलत है कि यहाँ तक ये डायग्राम तो फिर उस हिसाब से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था जो लॉ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायग्राम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका कारण ये है कि हुक साहब ने अपने लॉ में इलास्टिक लिमिट इसलिए कहा था क्योंकि जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसका जो पॉइंट ए है उसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो जो हमें सबसे पहला पॉइंट मिलेगा वो बी पॉइंट मिलेगा। हमें सबसे पहले इलास्टिक लिमिट ही मिलेगी, सबसे पहले हमें प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो पॉइंट मिलेगा वो बी पॉइंट मिलेगा, इलास्टिक लिमिट मिलेगी, और उसके बाद सी पॉइंट मिलेगा। तो जो ए पॉइंट है इसे फाइंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और जो ए और बी है इनके बीच की दूरी भी बहुत कम है। यहाँ पर तो ये जूम करके ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी डिस्टेंस नहीं होती, बहुत ही माइक्रोन्स में होती है। तो ये ए पॉइंट बी बहुत ज्यादा नजदीक है, और चूंकि प्रोपोर्शनल लिमिट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हुक साहब ने अपने लॉ में इलास्टिक लिमिट कहा कि जो स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के इलास्टिक लिमिट के अंदर, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, अगर आंसर में आपको दोनों दी जाए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट कि हुक्स लॉ किस लिमिट के अंदर वैलिड है, तो आप आंसर में इलास्टिक लिमिट ना लगा के आप प्रोपोर्शनल लिमिट लगाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वो
प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर होती है स्ट्रेंथ के। अगर वहां पे दोनों ऑप्शन में है तो प्रोपोर्शनल लिमिट लगाना है, अगर एक ही ऑप्शन में है चाहे इलास्टिक हो या प्रोपोर्शनल हो तब तो आपका आंसर चाहे कोई भी लगाओ सही हो जाएगा। एंड हमने बी तक कर लिया था कवर। बी से सी के बाद का जो रीजन है, बी पॉइंट के बाद बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होने लगती है, और जो सी पॉइंट है यहां तक, यह इसके बाद जो बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी बी से सी से डी पॉइंट तक। जब हम लोड इंक्रीज करेंगे आप देख रहे होंगे कि ये स्लोप जो है नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा क्यों है? जब हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जिस पर बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होगी, और अगर हम लोड को और बढ़ाएं तो बॉडी में बहुत ही ज्यादा एक डिफॉर्मेशन लार्ज स्केल पर हमें देखने को मिलती है। चाहे हम लोड को बढ़ाएं या चाहे हम लोड को घटाएं या कांस्टेंट रखें, फिर भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होती जाएगी। चाहे हम लोड को डिक्रीज भी करें फिर भी सी पॉइंट के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन अपने आप ही हो रही है। बॉडी में अपने आप ही डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है, एक पॉइंट के बाद खुद ही अब बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है। इसीलिए हमने इसे कहा अपर यील्ड पॉइंट। मटेरियल यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम लोड अप्लाई करें या लोड को डिक्रीज भी करें तब भी बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है। और फिर डी पॉइंट तक यहाँ पर आकर जो डिफॉर्मेशन खुद ही पैदा हो रही थी वो डी पॉइंट पे आके रुक जाती है। इसके बाद अगर बॉडी को डिफॉर्म करना है, बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा करनी है, तो हमें लोड को अप्लाई करना पड़ेगा, लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डी पॉइंट के बाद अगर हमें बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा करनी है तो हमें लोड को और अधिक इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर हम ई पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ई पॉइंट है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर लोड की मैक्सिमम वैल्यू को मटेरियल आसानी से सहन कर जाता है बिना फेलियर के। ई पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर मटेरियल बिना टूटे मैक्सिमम लोड को, एक लिमिट है जो मैक्सिमम लोड को सहन कर जाएगा। यदि उस मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम लोड 100 है, 100 न्यूटन है, तो मटेरियल बिना टूटे 100 न्यूटन लोड को आसानी से सहन करेगा। यदि हम इस 100 न्यूटन लोड को 101 न्यूटन कर दें तो इसके बाद बॉडी में फेलियर हो जाएगा। अगर हमने एक भी न्यूटन लोड और अधिक अप्लाई किया तो बॉडी में फेलियर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ई पॉइंट वह मैक्सिमम लोड की में वह मैक्सिमम वैल्यू है जहां पर मटेरियल बिना टूटे सहन कर जाता है। और ई पॉइंट के बाद अगर हम लोड को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी में फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, और एक पॉइंट के बाद जो हमारे पास माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। और यदि हम ई पॉइंट के बाद लोड को इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पर मटेरियल 2 भागों में टूट जाएगा, और इसी पॉइंट को हमने नाम दिया फ्रैक्चर पॉइंट। तो हमने जो भी ये पॉइंट थे उनको डिफाइन कर दिया है। अब हम इनके बीच के रीजन की बात करते हैं। ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ओ से बी पॉइंट, जो हमारा ओ से बी पॉइंट इलास्टिक पॉइंट है, इस रीजन को हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। इस रीजन को हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। ओ से बी तक के पॉइंट को इलास्टिक रीजन, और बी से सी पॉइंट तक के रीजन को हम बी के बाद इलास्टिक लिमिट, जो बी तक है बॉडी में इलास्टिक लिमिट है, अगर इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा होने लगेगी, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होने लगेगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएं तो बॉडी में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होने लगी,
और सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से बॉडी में पूर्णता प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होती है, और बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां तक बॉडी पूर्णता इलास्टिक लिमिट के अंदर है। लेकिन हम इस रीजन की बात करें तो ये आंशिक इलास्टिक भी होगा और आंशिक रूप से प्लास्टिक भी होगा। तो इसीलिए इस रीजन को हमने नाम दिया इलास्टो प्लास्टिक रीजन। जब हम बी पॉइंट तक परफेक्ट इलास्टिक है, बी पॉइंट तक अगर हम बॉडी पर लोड लगा रहे हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगी, और अगर लोड को हम रिमूव कर रहे हैं तो जो डिफॉर्मेशन है वो भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर हम बी पॉइंट के बाद यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट की बात करें या इस पर कोई भी पॉइंट ले लें, अगर हम लोड लगाते हैं, अगर 10 mm का डिफॉर्मेशन आ रहा है तो बॉडी 4 mm डिफॉर्मेशन को ही रिमूव कर पा रहा है, लेकिन 6 mm जो डिफॉर्मेशन है वो अभी भी वैसी की वैसी रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आंशिक इलास्टिक है। और चूंकि सी पॉइंट जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन वहां से स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में पूर्णतः प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पैदा होती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इसीलिए इस रीजन का नाम यहाँ पे इलास्टोप्लास्टिक रीजन कहा गया। और जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, जब हम सी पॉइंट तक लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक डिफॉर्मेशन हो जाती है, और जो डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है और एक लार्ज स्केल पर डिफॉर्मेशन होती है। यहाँ से जो कर्व है वो भी बहुत नीचे की ओर जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मटेरियल सॉफ्ट हो रहा है। चाहे हम लोड को इंक्रीज भी ना करें, इंक्रीज की बजाय हम लोड को डिक्रीज कर दें, फिर भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब है कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है और मटेरियल सॉफ्ट हुआ है। इसीलिए बॉडी में इतनी डिफॉर्मेशन बिना लोड के या लोड को डिक्रीज करते हुए भी इतनी डिफॉर्मेशन हो रही है। तो इस रीजन को हम सी से डी तक के जो रीजन है, सी से डी तक का रीजन, इस रीजन को हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन कहते हैं। बी तक के रीजन को हम इलास्टिक रीजन, बी से सी तक के रीजन को हम इलास्टोप्लास्टिक रीजन, और सी पॉइंट के बाद मटेरियल जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मटेरियल की स्ट्रेंथ घटने लग जाती है। इसलिए हम इस रीजन को स्ट्रेंथ सॉफ्टनिंग रीजन कहते हैं। और डी पॉइंट पर ये जो डिफॉर्मेशन खुद ही हो रही थी बॉडी में वो रुक जाती है, और अगर इसके बाद हमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो हमें लोड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मटेरियल है वो भी हार्ड होता जाएगा। जितना ही हम लोड को इंक्रीज करें उतना ही जो मटेरियल है हमारा वो हार्ड होता जाएगा, और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें एक अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा जो लोड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वहां तक ये मटेरियल की में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, लोड बढ़ाते जाएंगे और मटेरियल में लोड सहने की क्षमता बढ़ती जाएगी। जितना ही हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉडी में लोड सहने की क्षमता भी इंक्रीज होती जा रही है। और एक पॉइंट हमें ऐसा मिला जहां तक ये लिमिट है कि यहीं तक स्ट्रेन हार्डनिंग हो सकती है, यहीं तक जो है जो हमारा मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम इसके बाद भी फोर्स अप्लाई करें तो जो वो स्ट्रेंथ है बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उसमें फेलियर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा डी से ई तक का रीजन है, इस रीजन को हम स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, इस रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इस रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहेंगे।
क्योंकि जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और मटेरियल और हार्ड होता जाएगा। इसीलिए हम इस रीजन को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। और ई से एफ तक का जो रीजन है, इस रीजन को हम नेकिंग रीजन, इस रीजन को हम नेकिंग रीजन, इस रीजन को हम नेकिंग रीजन कहते हैं। अब नेकिंग किसे कहते हैं? नेकिंग जो हमारा माइल्ड स्टील का जो हमने स्पेसिमेन लिया है, जब हम उसका मैन्युफैक्चर करते हैं कास्टिंग के माध्यम से, तो कास्टिंग में हम जो सैंड लेते हैं, रेत लेते हैं, तो कभी कभी जो मेटल के पार्टिकल के साथ सैंड के पार्टिकल मिल जाते हैं और उससे क्या होता है, बॉडी में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। ये मेटल माइल्ड स्टील का हमने कास्टिंग के माध्यम से एक वर्क पीस बनाया। जब हम इसकी कास्टिंग कर रहे थे तो इसमें सैंड के पार्टिकल रह गए थे अंदर, छोटे छोटे छिद्र, और इन्हीं होल्स को हम ब्लो होल्स कहते हैं। और इन होल्स में हवा भरी होगी, एयर भर जाती है, और जहां भी ये होल्स होंगे वहां पर मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी, अगर यहाँ पर ये होल्स है तो मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम और यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। लेकिन जहां पर भी ब्लो होल्स होंगे वहां पर मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होगी। और जब हम इस रीजन में लोड बढ़ाते हैं, तो अगर हम इस पर लोड बढ़ाएंगे तो होगा क्या, मटेरियल में अगर हम टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो मटेरियल यहाँ से श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, मटेरियल यहाँ से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है तो मटेरियल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे मटेरियल और सिकुड़ता जाएगा। और एक लिमिट ऐसी आएगी कि मटेरियल यहाँ पर अगर हम लोड अप्लाई करें तो मटेरियल यहाँ से दो पीस में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। और जो ये श्रिंकेज हो रही है, जो मटेरियल में ब्लो होल्स की वजह से श्रिंकेज हो रही है, उसे ही हम नेकिंग कहते हैं। और इसीलिए ई से एफ के रीजन को नेकिंग रीजन कहा गया है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के 6 पॉइंट्स थे जिन्हें हमने डिटेल में कवर किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब इसके बारे में हम नोट पॉइंट लिखते हैं या इसे डिफाइन करते हैं। तो हमें इसमें 4 रीजन मिले थे, इलास्टिक रीजन, इलास्टोप्लास्टिक रीजन और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग और नेकिंग रीजन। इलास्टिक रीजन है जहां तक कि मटेरियल पर अगर हम लोड लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन पैदा होगी, लोड रिमूव करने पर डिफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद हमें इलास्टोप्लास्टिक रीजन मिलता है जहां पर आंशिक इलास्टिसिटी होती है और आंशिक प्लास्टिसिटी होती है। उसके बाद हमें स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन मिला जहां पर जो मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है, चाहे हम लोड को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वहां पर मटेरियल में डिफॉर्मेशन होती रहेगी। और उसके बाद एक पॉइंट लोअर पॉइंट मिलता है हमें जहाँ पे ये जो डिफॉर्मेशन होती है वो रुक जाती है। और अगर उसके बाद हमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है वर्कपीस में या स्पेसिमेन में, तो हमें लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम लोड को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी और मटेरियल उतना ही हार्ड होता जाएगा जितना हम लोड इंक्रीज करेंगे। और एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पर
जो मटेरियल है वो मैक्सिमम लोड को बिना टूटे सहन करेगा, वो पॉइंट हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। और अल्टीमेट पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट के बीच का जो रीजन है उसे हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। और अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बाद जो हमें रीजन मिलता है उसे हम नेकिंग रीजन कहते हैं। और नेकिंग रीजन किसे कहते हैं? जब मटेरियल में श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है ब्लो होल्स की वजह से, तो उस रीजन को हम जो है नेकिंग रीजन कहते हैं। तो हमें जो पॉइंट मिले थे, पहला पॉइंट हमें ए मिला था। ए पॉइंट को अगर हमें डिफॉर्मेशन के डिफाइन करें तो ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। इस लिमिट के अंदर इस लिमिट के अंदर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर। और जो ओ से ए तक की जो हमारा जो लाइन थी वो हमें कर्व था, वो हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी। तो जो ओ से ए तक की जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और प्रोपोर्शनल जो पॉइंट था, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट को फाइंड करना डिफिकल्ट है, इसीलिए हुक साहब ने अपने हुक्स लॉ में इलास्टिक लिमिट का जिक्र किया। दूसरा पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट तक अगर हम मटेरियल में फोर्स या लोड अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। और यदि हम लोड को रिमूव करते हैं तो डिफॉर्मेशन भी रिमूव हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक अगर हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आई है वो भी रिमूव हो जाएगी। अगर इसके बाद के वाले रीजन में अगर हम मटेरियल में फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। अगर हम लोड को रिमूव भी करते हैं तो डिफॉर्मेशन रिमूव नहीं होती। तो इलास्टिक लिमिट
दो चीज़ों को हमने डिफाइन कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा पॉइंट है हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट, और जो इलास्टिक लिमिट और अपर यील्ड पॉइंट के बीच का जो रीजन था, उस रीजन को हमने इलास्टो प्लास्टिक रीजन कहा था। तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट के बाद बॉडी में, या इस पॉइंट के बाद मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन लार्ज स्केल पर बड़ी मात्रा में डिफॉर्मेशन लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होती है। चाहे हम लोड को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं या डिक्रीज करें, तब भी हमारे सी पॉइंट के बाद एक परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होती है लार्ज स्केल पर। और जो हमारा डी पॉइंट था उसे कहा हमने लोअर यील्ड पॉइंट। यहां तक लोअर यील्ड पॉइंट तक जो अभी तक लार्ज स्केल पर परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो रही थी, लोड को डिक्रीज करने के बाद भी वो लोअर यील्ड पॉइंट पे आकर रुक जाती है। और अगर इस पॉइंट के बाद हमें मटेरियल में और अधिक डिफॉर्मेशन पैदा करनी है, और अधिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है, तो प्रोड्यूस करनी है तो हमें लोड को और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। लोड को बढ़ाना पड़ेगा, लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा। लोअर यील्ड पॉइंट तक जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रही थी वो रुक जाती है, और यदि हमें उससे आगे डिफॉर्मेशन चाहिए तो हमें लोड को भी और अधिक इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसके बाद जो सी से डी तक का रीजन था उसे हमने स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन कहा था, क्योंकि मटेरियल में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक होने लगती है और मटेरियल सॉफ्ट होने लगता है। तो जो सी से डी तक का रीजन था उसे हमने स्ट्रेन सॉफ्टनिंग कहा था। अब हमारा ई पॉइंट, जिसे हमने अल्टीमेट पॉइंट कहा। अल्टीमेट पॉइंट वह
पॉइंट जिस पर वो पॉइंट जिस पर मटेरियल बिना टूटे या बिना फेलियर के अधिकतम लोड या फोर्स को सहन करता है। अल्टीमेट पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मटेरियल बिना टूटे मैक्सिमम लोड को सहन करता है, और यदि हम इसके बाद लोड को इंक्रीज करेंगे तो बॉडी में एक फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और सी से डी से ई तक के रीजन को हमने स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहा था, जहां पर मटेरियल में अगर लोड अप्लाई करेंगे, बढ़ाते जाएंगे लोड को, तो मटेरियल में एक हार्डनेस पैदा होती जाएगी और मटेरियल में स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए डी से ई तक के रीजन को हमने स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहा था। अब लास्ट पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट, एफ फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पर मटेरियल दो भागों में टूट जाता है, टू पीसेस में ब्रेक हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। और ये दो भागों में मटेरियल किस वजह से टूटता है? क्योंकि जो ई से एफ तक का जो रीजन है उस रीजन को हम नेकिंग रीजन कहते हैं, और नेकिंग रीजन में मटेरियल में श्रिंकेज होती है, और ये श्रिंकेज किसकी वजह से होती है? ब्लो होल्स की वजह से होती है। ब्लो होल्स की वजह से श्रिंकेज होती है। जहां पर भी ब्लो होल्स होते हैं वहां पे मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होती है, और वहीं से मटेरियल जो है फेलियर होता है, मटेरियल टूट जाता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को हमने डिटेल में कवर करा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि जो यूटीएम मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, उसमें जो इनिशियल पैरामीटर मेजर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमने दो पैरामीटर बोले थे, लोड और इलोंगेशन। लोड और इलोंगेशन को मेजर करते हैं, उससे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। और स्ट्रेन डायग्राम जो है टेंसाइल टेस्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद हमें पूछ सकते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट किस लिमिट तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, कौन सी इलास्टिक लिमिट है, कौन सी जो है इलास्टोप्लास्टिक रीजन है, कौन सा रीजन स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है, कौन सा रीजन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन है, कौन सा रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, और कौन सा रीजन नेकिंग रीजन है। तो ये पॉइंट सारे हमने कवर किए हैं और आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इससे बेहतरीन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो हम अलग अलग मटेरियल के लिए कौन कौन सा कैसा डायग्राम बनता है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।